हेलो, नमस्कार सभी को। सब लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, कल के सेशन में मैंने आपको रीट मेंस L1 के लिए सिलेबस डिस्कस किया था कि सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज का क्वेश्चन किस प्रकार बांटा गया है, इसके बारे में हम कल के सेशन में देख चुके हैं। और आपको कल मैंने आपको बताया था कि अब आने वाले दिनों में हम रीट मेंस का जो पेपर लगा हुआ था 2023 के अंतर्गत, 2022 की वैकेंसी थी, 2023 में पेपर लगा था, तो उस पेपर का हम सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद जो और पेपर 18 में लगी हुई थी एग्जाम, और अन्य एग्जाम थी जो रीट से संबंधित मेंस की जो है, जब जब भी पेपर हुआ उन सभी पेपरों को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जस्ट पिछला पेपर देखते हैं। तो उससे पहले 2023 में लगा, देखिए देखिए एक बार। पेपर कब लगा? 25 फरवरी 2023, मॉर्निंग शिफ्ट का। कौन सा है? L1। L1 का पेपर है। और ये परीक्षा कौन सी थी? रीट भर्ती 2022 की थी, जिसमें 2022 के अंतर्गत प्री लगी। प्री में क्वालिफाई व्यक्तियों का फरवरी 2023 के अंतर्गत उसकी एग्जाम लगी, जो मॉर्निंग शिफ्ट की है L1 के लिए। ये L1 1 से 5 के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। आगे समझ में। अब हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर में हम सॉल्यूशन सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट के देखेंगे, उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट देखेंगे। ज्योग्राफी क्वेश्चन पहले एक बार कर लेते हैं। देखिए, आपको ये कल बता चुका था मैं, ये सभी टर्म आपको कल मैंने बता दी थी। कृपया रोल नंबर को हमारे पत्र पर सावधानी पूर्वक भरें। गलत रोल नंबर भरने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रश्न पत्र पूर्ण होने पर ओएमआर शीट संबंधी जानकारी है। क्रमांक समान होने चाहिए ओएमआर शीट के, और आपके जो प्रश्न पत्र दिए गए दोनों क्रमांक सेम होने चाहिए। इसी के साथ आगे दिया गया है कि कुल कितने क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्न होंगे 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 150 तक होंगे। और उस कुल प्रश्नों संख्या 16 बताई गई है। और आपको बताया गया 150 प्रश्न है, उनके कुल अंक कितने होंगे? 300 अंक के कुल कुल 300 अंक के प्रश्न होंगे। और आगे देखिए, आप बोल रहे किसी प्रकार की त्रुटि हो या कोई समस्या हो, या पूरे क्वेश्चन पेपर नहीं हो, या ओएमआर शीट और पेपर के जो अंक दिए हुए हैं जिनके अंतर्गत समान न हो, या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, तो 5 मिनट के अंतर्गत आप क्या होगा उस समस्या के बारे में बता सकते हो। और आगे कुछ बताया, सभी अंक हो गए, कुछ ABCD अंकित होंगे, उनमें से किसी एक को भरना होगा। लेकिन अब एग्जाम लगेगी, उसमें 5 ऑप्शन होंगे। ABCD के साथ ई ऑप्शन भी होगा। यदि आप कोई सा भी ऑप्शन नहीं भर रहे हो तो आपको ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। यदि वो भी ना भरे तो 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। और आपको बता दिया गया था कल के सेशन में कि रीड की नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ आदि डिवाइस लेके आओगे तो आपके प्रति कार्रवाई की जा सकती है। आगे देखिए, यदि किसी प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में विवाद होता है तो अंतिम रूप से प्रश्न किस भाषा का माना जाएगा? अंग्रेजी भाषा का। यदि आप क्वेश्चन सोल्व करते हो और आपको कुछ डाउट लगता है तो आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों को ट्रांसलेट देखें। यदि दोनों में डिफरेंस है तो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ है प्रश्न है वो अंतिम रूप से मान होगा। तो आप इसका भी ध्यान जरूर रखें। और उसके बाद में अभ्यर्थी को चेतावनी दी गई है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दिया जो कि हमने कर्मचारी चयन बोर्ड की साइड से इस पेपर को लेकर आपको इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब अगले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? यानी राजस्थान को वनों के आधार पर प्रशासनिक या अभिलेखित वनों में बांटा जाता है। कुल 3 अभिलेखित वन या प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाता है। इनमें से कौन सा वन है जो राजस्थान, या हम बोल सकते हैं अभिलेखित या प्रशासनिक दृष्टि से नहीं बांटा गया राजस्थान के अंतर्गत? देखिए कौन कौन से होते हैं, एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से। 1 मिनट रुकी, इसका हल्का साइज करने दीजिए। साइज कम है हल्की इसकी। देखिए,
प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से वन होते हैं? पहले कौन से वन होते हैं प्रशासनिक दृष्टि से, जैसे दूसरे और तीसरे। 3 भागों में बांटा जाता है। पहले आप बोल सकते हो संरक्षित वन, संरक्षित वन, या इसे रक्षित वन ही बोल सकते हो आप। दूसरे वन बोल सकते हो आप, दूसरे वन होते हैं आरक्षित वन। कौन से वन? आरक्षित वन। तीसरे वन कौन से होते हैं? एक मिनट रुकिए। तीसरे वन अवर्गीकृत वन। कौन से? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। ये 3 वनों में बांटा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वनों कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला वन आप संरक्षित वन, रक्षित वन, ये इसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसे सुरक्षित बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसे सुरक्षित वन बोल सकते हैं। ये वन भी हमारे होते हैं। अगला है आरक्षित वन। आरक्षित वन से रिजर्व वन। ये देखिए आरक्षित वन, ये भी हमें प्रशासन दृष्टि से बांटा जाता है। अगले होते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत, ये देखिए अवर्गीकृत वन होते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये 3 वन होते हैं जिन्हें अभिलेखित दृष्टि से, प्रशासन दृष्टि से बांटा जाता है। ये कोई सा भी वन हमारे राजस्थान में नहीं होता है। ये तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। संरक्षित या रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत। संरक्षित वन कौन से होते हैं? जहां पर पेड़ पौधों की कटाई करना पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार से अनुमति के बाद पे यहाँ पर आप पेड़ पौधों की कटाई कर सकते हो। आरक्षित वन जहां पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, आप उसमें कुछ भी, या तो पेड़ पौधे या उसमें वनों की कटाई करना पूर्णतः बंद होता है। अवर्गीकृत जहां पर किसी प्रकार का कोई भी प्रबंध नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। एक बार आप आंसर दीजिए कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो भूमि पाई जाती है या वहां पर जो अवनालिकाएं पाई जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये बोल रहा है क्वेश्चन। ये अवनालिका हो गया और बोल रहा है खंड भूमि क्षेत्र। खंड भूमि वह क्षेत्र जो उत्खात होती है या उबड़ खाबड़ भूमि होती है, जहां गड्ढे बने होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आया था। तो एक बार आप देखिए इसका कौन सा होगा? अवनालिकाएं। देखिए एक बार कौन सा है? अवनालिकाएं। चंबल बेसिन का खंड भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उसे? बीयड़ या फिर अवनालिकाएं। अवनालिका, अवनालिकाएं। ये अब चंबल बेसिन खंड भूमि क्षेत्र को बीयड़ अवनालिका नाम से जाना जाता है। और ये सर्वाधिक बीयड़ क्या हो गया? सर्वाधिक बीयड़। सर्वाधिक बीयड़ कहां पर मिलते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बीयड़ चंबल नदी बेसिन के धौलपुर जिले में। बेसिन चंबल नदी बेसिन है, लेकिन जिला पूछे था आपसे, धौलपुर जिले में मिलते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा बीयड़ की रानी, बीयड़ की रानी किस जिले को कहा जाता है? बीयड़ की रानी करौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? करौली को। आगे देखिए आपने पढ़ा जैसे बीयड़ का राजा। बीयड़ का राजा किसे कहा जाता है? बीयड़ का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को। किसे कहा जाता है? धौलपुर को। आगे देखो चंबल बेसिन, चंबल नदी राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है और 6 जिलों में बहती हुई आगे जाके कौन सी नदी मिल जाती है? आगे यमुना नदी के अंतर्गत मिल जाती है। और उसके बाद में ये नदी है जो 6 जिले में बहती है, और ये मुख्यतः हाडोती क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र और पूर्वी मैदान क्षेत्र के मध्य भाग से सीमाओं का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती जाती है। और इसमें से जो
उत्खात भूमि, ये ऊपर खाबड़ भूमि पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अवनालिकाएं या बीड़ के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीड़ या अवनालिकाएं कहां पर मिलती है? धौलपुर जिले में मिलती है। बीड़ की रानी किसे कहा जाता है? करौली कहा जाता है। और बीड़ का राजा धौलपुर कहा जाता है। आगे समझ में, ये देखिए आगे या कौन सा होगा? एक आ रहा है इसके अंदर सेम। सेम समस्या क्या होती है? सेम मुख्य रूप से आप देख सकते हो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र घग्गर बेसिन में। किस बेसिन में? आप देख सकते हो घग्गर बेसिन में। घग्गर बेसिन में, घग्गर बेसिन क्या पाया जाता है? सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या क्यों होती है? जब वहां पर अधिक मात्रा में पानी देने से या नहरी क्षेत्र में अधिक सिंचाई करने से उसका वो मिट्टी होती है वो लवणीय मिट्टी हो जाती है। अर्थात वहां पर लवणीयता होने के कारण वहां पर फसल है उसकी उर्वरता में, सॉरी वहां की मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, जिससे फसल में उत्पादन में कमी होती है। उस समस्या को बोलते हैं सेम समस्या। चादर दोलन जिसे हम बोल सकते हैं सीट वाश, यानी मिट्टी की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, वो सीट वाश कहा जाता है। भूमि सर्पण, भूमि सर्पण वही होता है मिट्टी का अपरदन। आगे समझ में आपके पास, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है कि वालर कृषि कौन सी होती है? स्थानांतरण कृषि, अंतर कृषि, व्यापार कृषि, बागवानी कृषि। देखिए एक बार आपको समझाता हूं, देखिए आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए पहला है बागवानी कृषि। बागवानी कृषि कौन सी होती है? वह कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य बागवान करना होता है, अर्थात वहां पर जैसे फूल या अन्य प्रकार की फसलें बोई जाती है तो बागवान से संबंधित होती है बागवानी कृषि। व्यापारिक कृषि से नकदी कृषि नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य अर्निंग करना यानी पैसे कमाना होता है व्यापारिक कृषि। इसमें से विभिन्न प्रकार के फसल होती है जिन्हें एक अदर देशों में या अन्य क्षेत्रों में बेचा जाता है, व्यापारिक कृषि होती है। अंतर कृषि एक क्षेत्र विशेष की जाने वाली कृषि। स्थानांतरण कृषि वह कृषि जिसमें एक स्थान पर फसल को काट कर या जलाकर खेती करते हैं, अनुपजाऊ मिट्टी होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ जाते हैं और अन्य स्थान पर वापस चले जाते हैं, वो स्थानांतरण कृषि होती है। तो ये वालर कृषि है, कौन सी कृषि प्रकार है? तो आप देखोगे कौन सी कृषि प्रकार हो? स्थानांतरण कृषि प्रकार है। कौन सी कृषि का? स्थानांतरण कृषि प्रकार। देखिए बार वालर कृषि क्या होती है? वालर कृषि। देखिए एक बार स्थानांतरण कृषि, कौन सी कृषि? स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि देखिए एक बार, देखिए स्थानांतरण कौन कौन से करते हुए होती है? फर्स्ट नंबर पे होती है, आप देख सकते हो इसमें लिख रखा है वालर कृषि। वालर कृषि, वालर कृषि कौन सी कृषि प्रकार है? स्थानांतरण कृषि प्रकार है। कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? ग्रासीय जनजाति द्वारा। ग्रासीय, ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाती है। आगे देखिए वालर कृषि है, अगली आती है वात्रा। वात्रा कृषि कौन सी होती है? ये शहरी जनजाति द्वारा। ये सभी कृषि होती हैं वो कौन सी? स्थानांतरण कृषि है, लेकिन अलग अलग जनजाति द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये अधिकतर जो स्थानांतरण कृषि है वो जनजाति क्षेत्रों या जनजाति लोगों के द्वारा की जाती है। इसमें से वालर कृषि ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाती है, और आगे देखिए वात्रा कृषि। वात्रा कृषि किसके द्वारा की जाती है? शहरी जनजाति द्वारा की जाती है। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर देखोगे आप चिमाता, चिमाता। और फोर्थ नंबर पे देखोगे आप दजिया। कौन सी? दजिया। ये दोनों कौन सी कृषि है? दोनों भी स्थानांतरण कृषि है। कौन जनजाति द्वारा की जाती है? भील जनजाति द्वारा। कौन जनजाति द्वारा? भील जनजाति द्वारा। लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिए एक बार, लेकिन वात्रा कर चिमाता कृषि है और एक दजिया कृषि है। चिमाता कृषि है उसमें फसल को जलाकर, वहां के आसपास के वन क्षेत्र होते हैं उनको जलाकर, वनों क्या करके? जलाकर।
जलाकर कृषि की जाती है। इसमें वन क्षेत्र को क्या करके काट कर की जाती है। यह कृषि मुख्य से कहां पर की जाती है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। ये कहां पर की जाती है? ये मैदानी क्षेत्रों में। कौन क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में। देखिए आगे वहां समझ में होगा स्थानांतरण कृषि, जिसमें फसल बोई जाती है या कृषि की जाती है, उससे पहले उस क्षेत्र में या तो वन होते हैं या कोई अन्य प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें काट कर या जलाकर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें से स्थानांतरण कृषि अलग अलग जनजाति द्वारा की जाती है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले वाला कृषि, वाता कृषि, चिमाता कृषि, दजिया कृषि, ये सभी स्थानांतरण कृषि के प्रकार है। पहली कृषि आ रही है वाला कृषि, जो ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाती है। अगली कृषि है वात्र कृषि, शहरी जनजाति द्वारा की जाती है। चिमाता और दजिया दोनों के दोनों भील जनजाति द्वारा की जाती है। अंतर क्या है चिमाता में? इसमें जलाकर कहा जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसमें फसल को काटना असंभव होता है, क्योंकि वहां पर आप मान लो वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटना अत्यधिक मेहनती काम या कठिनाई होती है काटने में, इसलिए उन्हें जला दिया जाता है। इसे पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है चिमाता कृषि। दजिया कृषि होती है, इसमें काटा जाता है। ये मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें काट कर जो कृषि की जाती है उसे दजिया कृषि कहते हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन हमेशा वाला कृषि से आता है, ये जनजाति पूछ सकता है, इसी के साथ दजिया नाम से आता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी भील जनता द्वारा मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधों को काट कर की जाती है, उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में आ जाएगा आपका दजिया, चिमाता, वात्रा, वाल्त्रा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? आप मान लो मैदान क्षेत्र में काट कर रहे हो, ऑप्शन होगा दजिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देख लिए और मैंने आपको समझा दिया सारा ऑप्शन। अब ये देखिए क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? केवल सन बतानी है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, केवल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, ना कुछ समझाने का। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? एक बार आप बताने की कोशिश कीजिए कब लागू हुआ ये। देखिए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय भारतीय वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और ये राजस्थान में कब लागू हुआ? बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कब लागू होता है? राजस्थान में होता है 1 सितंबर 1973 से। 1973 से राजस्थान में लागू होता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन अधिकतर ये कम आता है, क्वेश्चन ये आता है राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1973 में। 1 सितंबर 1973 में होता है, केवल यही है। और इसमें 82, 92, 1962 ये ऐसे कोई खास सन नहीं है। 1992 जरूर है कि हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 में लागू हुआ था, केवल ये क्वेश्चन है। आगे देखिए एक बार आप पढ़िए, क्वेश्चन देने आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो एक बार देखिए जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, 7 वर्ष या वह किसी एक भाषा के 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी एक भाषा के समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, वह कहलाता है। ऑप्शन देखिए साक्षर, ऑप्शन देखिए साक्षर, सेकंड देखिए निरक्षर, ऑप्शन नंबर 3 पर है स्नातक और डी पर है विज्ञ व्यक्ति। उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? ये जनगणना क्वेश्चन है। देखिए एक बार आपको मैं समझाता हूं। कल परिभाषा देखिए साक्षर की, कि हमारी 2011 जनगणना के अनुसार किस व्यक्ति को साक्षर या पढ़ा लिखा माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि वह कोई भी व्यक्ति, वह
कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से, सॉरी एक मिनट देखिए, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का है, वह किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ व लिख सकता है, साक्षर कहलाएगा। साक्षर कहलाएगा। ये हमारी 2011 की जनगणना में साक्षर की परिभाषा दी गई है कि वह कोई व्यक्ति हो सकता है जो 7 वर्ष का हो या फिर 7 वर्ष से अधिक को, कम से कम 7 वर्ष कौन सा है, उससे कम उम्र का व्यक्ति है, यदि वह पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर नहीं कहा जाएगा। कम से कम 7 वर्ष को, इससे अधिक आयु का है वह किसी एक भाषा को, यह आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति अंग्रेजी जाने या वो हिंदी जाने या अंग्रेजी और हिंदी दोनों जाने, संस्कृत जाने, कोई जरूरत नहीं, किसी भी एक भाषा को, जो उस क्षेत्र की भाषा है, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, अपने किसी भी क्षेत्र की एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, वह लिख सकता है। केवल व्यक्ति जो एक भाषा को केवल और केवल पढ़ सकता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन लिखने में असमर्थ होते हैं, उन व्यक्ति को साक्षर नहीं कहा जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ व लिख सकता है, साक्षर कहलाता है। यह साक्षर की परिभाषा 2011 के जनगणना के अनुसार दी गई है। यही क्वेश्चन में दिया गया, व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है, व्यक्ति को जाना जाएगा साक्षर नाम से। किसे जाना जाएगा, साक्षर कहा जाएगा। निरक्षर क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो। स्नातक क्या होता है, जिसने ग्रेजुएट कर ली हो, अर्थात उसने किसी भी डिग्री के द्वारा ग्रेजुएशन कर ली गई हो, वो ग्रेजुएट कहलाता है। अगला है विज्ञ व्यक्ति, जो ज्ञात हो, ज्ञानी हो, उस व्यक्ति को विज्ञ के नाम जाने जाते हो। संस्कृत में आता है विज्ञ का विपरीत आता है अधिकतर क्वेश्चन में। आगे देखिए, आप क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में पाई जाती है। एक बार आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है। जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, झालावाड़, कोटा, अजमेर, जयपुर, कौन से जिलों में पाई जाती है। एक बार देखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। कौन सी पहाड़ी बात हो रही है, मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी कहां पर पाई जाती है, राजस्थान के हाडोती क्षेत्र में। कहां से, कोटा से लेकर झालावाड़ के मध्य, झालावाड़ तक, कोटा से झालावाड़ तक, कोटा से झालावाड़ तक कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, मुकुंदरा की पहाड़ी पाई जाती है। एक मुकुंदरा वन्य अभ्यारण्य भी है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है। एक बार इसको देख लीजिए, इसे वन्य अभ्यारण्य कब बनाया गया, यहां बोल सकते हो इसे वन्य अभ्यारण्य लिख लो। एक मिनट ये देख लिया आप, इसको उद्यान लिख लीजिए सीधा ही, इसे उद्यान कब बनाया गया। और अगला लिख लीजिए इसे कि बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया।
1912 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1912 नहीं, 2012। कौन सी 12? 2012। जबकि इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया गया था? 2013 में। बस ये इंपॉर्टेंट है। मुकंदरा की पहाड़ी पाई जाती है जोधपुर नागौर पश्चिमी क्षेत्र में, पाली सिरोही राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र वाले में, अजमेर जयपुर ये राजस्थान के मध्य वाले क्षेत्र में। ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए। आप बोलोगे सर बीच में एक 16 नंबर क्वेश्चन कहां गया, जैसे और भी डाउट होगा। ये 5 नंबर है, सीधा 17 नंबर क्वेश्चन है। कहां गए? क्योंकि ये क्वेश्चन है केवल आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन सोल्व कराए जा रहे हैं, और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन थे उनको स्किप कर दिया है, केवल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? यानी सीधा पूछ रहा है कि राजस्थान की अरावली श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी जरगा, ऑप्शन नंबर सी तारागढ़। कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? देखिए एक बार आंसर दीजिए आप, मैं आपको समझाता हूं। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कौन सा है? गुरु शिखर। देखिए एक बार गुरु शिखर बार हम देखिए एक बार। गुरु शिखर क्या है ये? अरावली अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम यानी हाईएस्ट उच्चतम शिखर है। ठीक है, तो फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, या फिर इसे 1727 मीटर के भी नाम से 1727 मीटर भी इसकी ऊंचाई बताई जाती है। ये कहां पर पाया जाता है? ये सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वतमाला पर, सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसे गुरु शिखर नाम है, वो किस ऋषि के नाम पर है? ये एक बार देख लीजिए, ऋषि किस गुरु के नाम पर है? गुरु दत्तात्रेय के नाम पर। गुरु दत्तात्रेय के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम इसका संतों का शिखर। गुरु शिखर किस नाम से जाना जाता है? संतों का शिखर। और संतों का शिखर कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड द्वारा इसे कहा गया था। दोबारा देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर है। तो सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। इसका नाम गुरु दत्तात्रेय के नाम पर है। अन्य नाम इसे संतों का शिखर कहा जाता है, इसे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। अगली है शेर, ये कहां पर पाई जाती है? सिरोही जिले में पाई जाती है। अगली है जरगा, तारागढ़ अजमेर में, जरगा उदयपुर क्षेत्र में। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी लगभग ऊंचाई 1597, लगभग कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे समझ में आपके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो अब भी मान सकते हो, या उस समय करंट के आधार पर क्वेश्चन था। उस समय ये परियोजना को शुरू रेल परियोजना थी, उसको शुरू किया गया था 2022 के अंतर्गत। 2023 में एग्जाम लगी, तो इसे करंट से रिलेट करके पूछ लिया। आपसे अब भी पूछ सकता है कि भारत गौरव रेल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या? घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेल का विकास प्राधिकृत करना, राजाओं और उनके स्थायी स्थानों पर बीते हुए युग को
पुनः दर्शाने हेतु। इसका ये पूछा है कौन सा उद्देश्य, करंट के आधार पर था। इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा था? मुख्य उद्देश्य था कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। कौन सी पर्यटन को? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारतीय रेल पर्यटन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000, शुरुआत देखिए बार, शुरुआत की गई थी इसकी 2022 में। ठीक है, 2022 शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानहेरा टीबा का खाल जगह का प्रमुख खनन क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, चूना पत्थर। अच्छा लेवल क्वेश्चन है, एक बार आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए एक बार, दे दिया आपने आंसर, एक बार देखिए, ये देख लीजिए एक बार। जैसलमेर जिला देखिए, जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले में कुछ क्षेत्र देखिए, जैसे गोटारू, कौन क्षेत्र? गोटारू, क्या हम बोल सकते हो गांडेवाला, या फिर बागेवाला, बागेवाला। अगला जैसे मान फेरा या टिब्बा, ये क्षेत्र पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। ये देखो मान टिब्बा एक नहीं, अलग अलग क्षेत्र है, दो दो क्षेत्र है मान टिब्बा। ये क्षेत्र कहां पर है? जैसलमेर जिले में। और ये किसके क्षेत्र में मुक्त है? ये जैसलमेर जिले में ये मुक्त किसके क्षेत्र है? प्राकृतिक गैस के। किसके क्षेत्र? प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस के मुक्त ये क्षेत्र है जो जैसलमेर जिले में पाए, जैसे गोटारू है, गांडीवाला है, बागेवाला है, मानेरा है और टिब्बा है। ये क्षेत्र पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ये जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। किससे संबंधित है ये? मुक्त प्राकृतिक गैस से संबंधित। आंसर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले पेट्रोलियम तेल खनन क्षेत्र कौन खोदा गया था? मंगला खोजा गया था। कहां पर? बाड़मेर, इसके साथ बागेश्वरी है, सरस्वती है, और जैसे मंगला है, सौभाग्यवती है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो कहा पेट्रोलियम संबंधी है। लिग्नाइट राजस्थान पाए जाने वाला प्रमुख कोयला है। चूना पत्थर जो राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट इसके सर्वाधिक, चूना पत्थर वहीं पर पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट वाला क्षेत्र है। ये चूना पत्थर राजस्थान पश्चिम क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। चूना पत्थर संबंधित है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। पहला ऑप्शन उपरमाल, भौराट, गिरवा, उड़िया। उड़िया सॉरी उड़िया है, कौन सा है? उड़िया, उड़िया। ये क्या है? गिरवा, गिरवा ऐसा आएगा, गिरवा। देखिए एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, ऊपरमाल आएगा, बोराट आएगा, गिरवा आएगा या उड़िया आएगा। देखिए एक बार देने की कोशिश कीजिए। ऊपरमाल, पहला ऑप्शन देखिए ऊपरमाल को। ये कहां से कहा पाया जाता है ऊपरमाल? ऊपरमाल, ऊपरमाल, ये कहां पर पाया जाता है ऊपरमाल वाला क्षेत्र? ऊपरमाल क्या है? एक पठार है जो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया,
भैंसरोगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया के मध्य, भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के मध्य पाया जाता है। ऊपर माली क्या है, एक पठार है जो भैंसरोगढ़ से, तो भैंसरोगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। बिजोली कहां पर है, भीलवाड़ा में। भैंसरोगढ़ से चित्तौड़गढ़ के मध्य पाया जाने वाला पठार उपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। अगला है बोराट का पठार। बोराट पठार कहां पाया जाता है, कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ से कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ से कहां पर, गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य पाया जाता है। कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य पाया जाता है। अगला है ये किसे पठार है, बोराट पठार नाम से। अगला है गिरवा। गिरवा क्या पाया जाता है, पठार नहीं, गिरवा की पहाड़ी होती है। गिरवा क्या होती है, पहाड़ी होती है। तो कहां पर पाई जाती है, उदयपुर जिले में। कौन जिले में, उदयपुर जिले में। कौन सी पहाड़ी है, तस्त्री नुमा पहाड़ी है। कौन सी, तस्त्री नुमा, तस्त्री नुमा क्या हुए हैं, पहाड़ी। किस जिले में पाई जाती है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। आगे देखिए उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया क्या होता है, पठार है जो कहां पर पाया जाता है, सिरोही जिले में। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र पर, सिरोही जिले के माउंट आबू में, माउंट आबू में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। ग्रासीय जनजाति का, इसको छोड़िए, अब ये लिख लिए सीधा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोराट का पठार। क्यों प्रश्न पूछा है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है, बोराट का पठार है। ऊपर माला आपको बताई दिए, गिरवा के पहाड़ियां बता दी, उड़िया का पठार बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, सेवड़ घास, कराड़ घास, दामन घास या सालर घास। कौन सी घास नहीं है, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। देखिए एक बार, पश्चिम राजस्थान की घास है, कौन सी घास, देखिए एक बार, पश्चिम राजस्थान की घास है। पश्चिमी राजस्थान की घास, कौन कौन सी घास पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में, देखिए एक बार। पश्चिम राजस्थान पाई जाने वाली घास, जैसे सेवण, धामण, मोचिया, मुरात, अंजन, और अगली कराड़। कौन सी घास, कराड़। ये पश्चिम राजस्थान पाई जाने वाली प्रमुख घासें हैं। प्रश्न पूछा निम्नलिखित कौन सी घासें नहीं है, सेवड़ घास है, दामन है, कराड़ है, सालर नहीं है। सालर क्या है, सालर वृक्ष है। सालर क्या है, वृक्ष है, जो मुख्य है अलवर व उदयपुर, अलवर और उदयपुर जिले में पाई जाती हैं।
और ये लगभग 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले वृक्ष साला वृक्ष कहलाते हैं। ये मुख्यतः अलवर और उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा कौन से नहीं है, सेवन नहीं। और देख लीजिए, सॉरी साला नहीं है। और देख लीजिए इसमें जैसे सेवन है तो क्या है, सर्वाधिक पौष्टिक घास, सर्वाधिक पौष्टिक घास है। आगे जैसे दामन दूधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी या अच्छी, दूधारू पशुओं के लिए, दूधारू पशुओं के लिए, दूधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास कौन सी घास है, दामन घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सुंदर माता मंदिर रोपवे, जालोर, मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे, उदयपुर, बालाजी रोपवे सामू जयपुर में, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में। देखिए निम्न से कौन सा सही नहीं है। देखिए सुंदर माता मंदिर रोपवे कहां पर है, जालोर जिले में, बिल्कुल सही है। जो राजस्थान का पहला रोपवे था 2006 में, 2006 में लगाया गया था। राजस्थान कौन सा रोपवे फर्स्ट है, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे था राजस्थान का। मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर जिले में, बिल्कुल राइट है। बालाजी रोपवे सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर में, बिल्कुल राइट है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही जिले में, गलत हो गया। सावित्री माता मंदिर रोपवे कहां पर है, सावित्री माता मंदिर रोपवे कहां पर है, अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। अजमेर में कहां पर, पुष्कर में, पुष्कर में। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी। इसी के साथ वर्तमान में देख सकते हो लगभग रोपवे की संख्या लगातार बढ़ती गई है। तो एक करंट के आधार पर जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे पीछे रिलेट करते हुए। तो करंट में आधार पर जितने भी रोपवे बताए गए सभी रोपवे कहां पर है और किस किस जिले में, इसको आपको याद रखना जरूरी है। देखिए एक बार इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। देखिए एक बार इसको क्वेश्चन देखिए, वापिस जब बताते हैं एक बार। मरु राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान। पहला देखिए इसमें किस जिले में है ये, जैसलमेर जिले में। किस जिले में, जैसलमेर जिले में। राजस्थान का, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उद्यान। क्षेत्रफल देख कितना है, सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। किस जिले में फैला हुआ है, जैसलमेर, सॉरी जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिले में फैला हुआ है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले दो ऑप्शन हो तो मैक्सिमम किस जिले में फैला हुआ है, सर्वाधिक, सर्वाधिक जैसलमेर जिले में फैला हुआ है। ऐसे तो बाड़मेर में भी है लेकिन बाड़मेर में कम है और सबसे ज्यादा किसमें, जैसलमेर में। क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। और इसे कब घोषित किया गया था, 1981 में। यहां पर नदी को आगे लिखते हैं एक बार, 1981 में स्थापना की गई इसकी। इसे राष्ट्र, इसे उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 1981 में। राजस्थान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है
और ये जैसलमेर बाड़ में पाया जाता है, सर्वाधिक जैसलमेर में है। और मुक्त है ये राजस्थान के गोडाउन पक्षी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह गोडाउन पक्षी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए काली मृदा जानी जाती है, यानी ब्लैक सॉइल किस नाम से जानी जाती है? कांप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, बागर एवं खादर मिट्टी। देखिए एक बार, एक बार इसी समझिए। कांप मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? और जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा किस नाम से जाना जाता है? कांप मिट्टी नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान में मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र, पूरी मैदान क्षेत्र लिख सकते हो आप, पूरी मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। और यह नदियों द्वारा लाई गई कौन सी मिट्टी के द्वारा? उपजाऊ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी से लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? लाल मृदा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी देखने को मिलती है, अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में। रेगुर मिट्टी जिसे किस नाम से? ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। तो मुख्यतः किसके लिए कहां पर पाई जाती है? हाडोती क्षेत्र में। मुक्ता कौन क्षेत्र में? हाडोत क्षेत्र में पाई जाती है। और ये किसके लिए जानी जाती है? ये श्वेत जुताई के लिए, श्वेत जुताई के लिए ये मिट्टी जानी जाती है। और ये एक चिकनी मिट्टी होती है, इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। और ये कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास का यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? कपास का। इस मिट्टी में किसका होता है? कपास का होता है, इसलिए इसे कपास मिट्टी का नाम जाना जाता है। अगले बांगर और खादर मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। किसके? जलोढ़ मिट्टी के। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, एक बार ऐसे लिख लीजिए आप और इजी रहेगा। जैसे बांगर और अगली खादर। बांगर और खादर। बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा, और खादर नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा किस नाम जाना जाता है? खादर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, यानी किस क्षेत्र में मक्का का उत्पादन मैक्सिमम मात्रा में होता है। मक्का कौन सी मिट्टी में उत्पादित होती है, ये बताइए एक बार आप। मक्का का उत्पादन कौन सी मिट्टी में होता है? मक्का का उत्पादन होता है लाल मिट्टी में, या हम बोल सकते हैं पर्वतीय मिट्टी में। लाल मृदा, लाल मृदा में सर्वाधिक किसका मक्का उत्पादन होता है? लाल मृदा मुख्यतः किसकी होती है? लोहा ऑक्साइड की, लोहा ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। और लाल मृदा सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। कहां पर पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान देखिए कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। कहां बोल सकते हैं मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? दक्षिणी राजस्थान में या उदयपुर संभाग में। कौन संभाग में? उदयपुर संभाग में। कौन संभाग में? उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य में वन नीति कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में जो वन नीति लागू है वर्तमान में, कौन सी वन नीति है और उस समय कौन सी वन नीति लागू की गई थी?
देखिए एक बार आपने आंसर दे दिया होगा इसका कि राजस्थान वन नीति कब लागू की गई थी, कब लागू की गई थी 2010 में। कब की गई थी 2010 के अंतर्गत राजस्थान में वन नीति लागू की गई थी। पूरे सन देखे तो यानी राजस्थान में वन नीति कब लागू की गई थी 2010 या 17 फरवरी 2010 के अंतर्गत। और ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। राजस्थान फर्स्ट राज्य था जिसने वन नीति लागू की। ये करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था, फर्स्ट राज्य था। अब वर्तमान में जो वन नीति है, वर्तमान वन नीति हम बोल सकते हो नवीनतम वन नीति कब लागू की गई थी 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को लेटेस्ट वन नीति जारी की गई थी और प्रथम वन नीति 2010 में थी। ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। ये बनास नदी निकलती है, उसका राजस्थान में उद्गम किस जिले से होता है, एक बार ये आंसर बताइए आप। करौली पहाड़ी से, बैराट पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से या खमनोर की पहाड़ी से। करौली पहाड़ी से कोई भी नदी नहीं निकलती है। करौली पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बैराट की पहाड़ी से देखिए एक बार बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। कौन सी नदी, कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। अगला देखिए, खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाणगंगा नदी है, वो बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी कहां पर पड़ती है, जयपुर में। कहां पर पड़ती है, जयपुर में निकलती है। निकलने के बाद में कहां पर मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। और ये कौन क्षेत्र की है, आप देख सकते हो कि ये बंगाल की खाड़ी वाला बेसिन क्षेत्र है। खमनोर पहाड़ी बनास से निकलती है। बनास से निकलती है किस जिले में, ये राजसमंद में। किस जिले में, राजसमंद में। किस जिले में, राजसमंद जिले में। ये भी कौन सा आगे जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है और ये भी बंगाल बेसिन का क्षेत्र है। नागपाड़ी लूनी नदी है, जो कहां पर पड़ता है, नागपाड़ी अजमेर में लून नदी निकलती है। लून नदी निकलती है और ये अरब सागरीय तंत्र का ये भाग है। करौली पहाड़ी से कोई भी नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। शायद पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लगाया था, लगा दिया था, हाँ सॉरी लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कि बरखान क्या है। प्रश्न पूछ रहा है बरखान क्या है, रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ी है या झीलें हैं, कि बरखान क्या है। प्रश्न पूछा बिल्कुल इजी है, बरखान क्या है, रेत के टीले। क्योंकि हमारे राजस्थान में बालू का स्तूप क्षेत्र, बालू का स्तूप क्षेत्र कितना मिलता है, 58.50%। जिसमें से ये कौन से, बरखान। बरखान के एक प्रकार का बालू का स्तूप है, रेत के टीले हैं। तो सर्वाधिक हम मिलते हैं भालेरी चूरू में। कहां पर, भालेरी। और भालेरी कहां पर पड़ता है, चूरू में। कौन से प्रकार के बालू का स्तूप है ये, कौन से प्रकार के हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। देखिए हो गया क्वेश्चन। आगे बोल रहे हैं डेल्टा, पहाड़ी, झीलें। ये आप जानते हो क्या क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, पहाड़ी क्या होता है, झील क्या होता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको देख लिए बरखान क्या है, भाले चूरू मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं, चूरू वाले क्षेत्र में। और राजस्थान कुल बालू का स्तूप क्षेत्र 58.50% है और बालू का मुक्त क्षेत्र 41.50% क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखिए मेज बांध किस नदी में, या मेज बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया है, मेज नदी पर, कोठिया नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर। देखिए मेज बांध कहां पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में। कहां पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में बना हुआ है, भीलवाड़ा में बना हुआ है। और किस नदी पर बना हुआ है, क्या मेज नदी पर, नहीं, ध्यान रखना मेज नदी पर मेज बांध नहीं बना हुआ है, मेज बांध कोठिया नदी पर बना हुआ है जो कि भीलवाड़ा जिले में। चंबल नदी आप जानते हो कहां पर, कहां से निकलती है, ये एमपी से निकलती है। बनास नदी पीछे पड़ा था, कमनूर पहाड़ी से निकलती है। और ठीक है, मेज नदी बने कोठिया नदी पर। क्वेश्चन देखिए अगला, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी। राजस्थान नहर, इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम से। तो पश्चिम राजस्थान के लिए एक अमृत का काम कर रही है, या पश्चिम राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए कब की गई थी, महत्वपूर्ण रूप से इसमें कुल 4 सन है, उनको याद रख लीजिए आप। कौन कौन 4 सन है, पहला सन है इसमें 1948, सेकंड सन है इसमें 1958, थर्ड सन है इसमें 1961 और फोर्थ सन है 1984। इसमें 4 सन इंपॉर्टेंट है, केवल उनको याद रख लिए। 1958 में क्या किया गया था, इसका योजना बनाई गई थी। 48 में, 48 में कब क्या किया गया था, योजना बनाई गई थी। और 1958 में क्या किया गया था, इसके शिलान्यास किया गया था। क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया। एक मिनट रुपए, शिलान्यास किया गया था। और 1961 में क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। 1961 में क्या किया गया था, उद्घाटन, उद्घाटन किया गया था। और 1984 में इसका नाम परिवर्तित, नाम परिवर्तित किया गया था। क्या किया गया था, नाम परिवर्तित किया गया था। देखिए एक बार कौन कौन थे इससे संबंधित भी। योजना बनाई गई थी 1948 में, किसके द्वारा बनाई गई थी, कंवर सेन के द्वारा। किसके द्वारा, कंवर सेन द्वारा। इसका शिलान्यास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। गोविंद वल्लभ जी द्वारा इसका किया गया था। अगला है 1961 में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। किसके द्वारा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन द्वारा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और 1984 में नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा इसका नाम परिवर्तन किया गया था। उससे पहले इसका क्या नाम था, राजस्थान नहर था। 1984 के बाद में, तो कब 2 अक्टूबर 1984 के बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस तरह हमने ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन देख लिए, लगभग 20-21 के क्वेश्चन देख चुके हैं। ज्योग्राफी का अभी भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम 47 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। कुल 150 क्वेश्चन थे, अभी भी ज्योग्राफी के और क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन जो बताया गया उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसी तरह वीडियो
से या इसी सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।